एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने मिस्टर सिंह का एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए शुरुआत की थी, जो एग्जाम्पल थोड़ा लेंदी था और थोड़ा बड़ा भी था। इसीलिए हमने इस एग्जाम्पल को दो वीडियोज में यहाँ पर डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट कल आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको उसकी लिंक मिल चुकी है। एग्जाम्पल की लिंक भी आपको पहले वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसी वीडियो का ये नेक्स्ट पार्ट है। सो कल के वीडियो में हमने गिवन हिंट में से मीन्स गिवन 9 हिंट्स में से 6 हिंट का वहां पे आधार लेके बहुत सारे आइटम्स जैसे कि कैपिटल, लायबिलिटीज, नेट प्रॉफिट, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया था। अब हमारा आज का वीडियो का उद्देश्य है कि हम रिमेनिंग हिंट्स का यूज करें और अनदर जो अननोन आइटम्स है उसको फाइंड आउट करें और जो अल्टीमेट सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है, उसको यहाँ पर प्रिपेयर कर सके। तो बचे हुए वीडियो में जो भी आज यहाँ पे पोर्शन होगा वो अल्टीमेट आंसर से जुड़ा हुआ होगा। सो हमने फिक्स एसेट बाय कैपिटल ये वाली हिंट यूज कर ली, फिक्स एसेट यूज कर लिया, फिक्स लायबिलिटीज कैपिटल बाय लायबिलिटीज यूज कर लिया, नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की हिंट भी हमने यूज कर ली। अब इसके बाद जो हिंट गिवन है जो हमने यूज नहीं की थी और कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि वहां आप उस हिंट को स्टार मार्क करके रखेंगे या उसको एक ऐसा साइन देके रखेंगे कि हमने इस हिंट का यूज नहीं किया है। इसीलिए आज हम वही से स्टार्ट करते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो से, जो कि हमें एग्जाम्पल में बताया हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशो इक्वल टू 10 टाइम्स। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो इक्वल टू 10 टाइम्स बता दिया, पर स्टॉक टर्नओवर रेशो का कैलकुलेशन करने के लिए हमें COGS मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक चाहिए। और जब इन दो चीजों को या इन दो आइटम्स को हम डिवाइड करेंगे तब हमें ये फाइनल आंसर मिलने वाला है। और आज तक का मींस हमारे 3 एग्जांपल जो हुए, इन 3 एग्जांपल में हमने 3 रिवर्स रेशो का कैलकुलेशन किया। तीनों एग्जांपल में आपने एक बात नोटिस की होगी कि गिवन हिंट में हमें फॉर्मूला या रेशो दिया हुआ होता है, उसका कैलकुलेशन हम जिन आधार पे करते हैं उन दो आधारों में से या बेस में से किसी एक आइटम की अमाउंट हमें वहां पे पता होती है, मींस अल्टीमेट रेशो का आंसर और एक आइटम जो हम जिनको बेस मान रहे हैं उसका आंसर। इन दो नोन थिंग से या नोन आइटम से हम अननोन आइटम को फाइंड आउट करते हैं। मींस अगर यहाँ पे हमारे पास COGS की अमाउंट होती तो हम इजीली ये 10 टाइम्स फॉर्मूला का आंसर और COGS की अमाउंट फॉर्मूला में पुट करके एवरेज स्टॉक की अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे। बट अभी यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास एक भी अमाउंट या एक भी इन दोनों आइटम में से एक की भी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो फिर अब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क लग गया कि हम क्या करें, हमारे पास कोई भी अमाउंट दी हुई नहीं है। तो इस क्वेश्चन मार्क को हम भले ही हमारी हिंट यहाँ पर उसका आंसर नहीं दे रही है, बट जो वेरियस आंसर्स हमने खुद फाइंड आउट किए हैं अलग अलग हिंट्स को यूज करके, उसका यहाँ पर हमें यूज करना है जो फॉर्मूला हमने नॉर्मल रेशोज का कैलकुलेशन करते वक्त यूज किया था। जैसे COGS का अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और हमने हमारे प्रीवियस हिंट से जो अननोन आइटम्स को कैलकुलेट किया है उसमें से एक आइटम सेल्स भी था और एक आइटम ग्रॉस प्रॉफिट भी था। मतलब अगर हमारा एक वे बंद हो जाता है तो हमें यहाँ हड़बड़ाना नहीं है कि यहाँ आंसर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हमें हमारा अनदर वे यूज करना है जहाँ हमने वैल्यूज को कैलकुलेट कर रखा है, बस उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सबसे मेन चीज है कि हमें अगर फॉर्मूला पता है तो हम वहां पे कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो जैसे अब इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व कैसे करना है या इसका आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने अभी पता कर लिया। तो उसी का आधार हम लेंगे और COGS का कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे। COGS का कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे COGS इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और अब इन दोनों की भी अमाउंट हमारे पास
और ग्रॉस प्रॉफिट इस रेशो का कैलकुलेशन करने से पहले जो रेशो का कैलकुलेट किया है, मींस पिछले वीडियो का लास्ट रेशो कैलकुलेशन, वहां पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 1 लाख, मींस 4 लाख में से सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख हम लेस करेंगे तो हमें इजीली यहाँ पे COGS मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला 3 लाख रुपीज। अब जो हमारे फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करने के लिए हमारी दो नोन थिंग्स है, वो दो नोन थिंग्स हमने पता कर ली। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला हम लिखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशो इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब यहाँ पर फॉर्मूला में से दो अमाउंट या दो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि स्टॉक टर्नओवर रेशो का अल्टीमेट आंसर, हमें रेशो का फाइनल आंसर पता है 10 और COGS का कैलकुलेशन करने के बाद हमने यहाँ पर 3 लाख रुपीज उसकी अमाउंट फाइंड आउट कर ली। सो 10 और COGS की अमाउंट 3 लाख। इसके बाद अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन, हमारा एरिया कैलकुलेटिंग एरिया बन जाएगा एवरेज स्टॉक, मींस जैसे हमने आज तक का रिवर्स रेशो का कैलकुलेशन किया उस कैलकुलेशंस का अब यहाँ पे ढांचा आपके सामने बना है जो हम इजीली यूज करते आ रहे थे। तो अब इससे हम एवरेज स्टॉक का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। जैसे कि एवरेज स्टॉक फिर से हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, जो चीज का कैलकुलेशन करना है वो इक्वल के साइन के इस बाजू और जो अमाउंट है उसको हम एक साइड लिख लेंगे। तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 10। तो हमें एवरेज स्टॉक की अमाउंट यहाँ पे मिली 30,000। अब एवरेज स्टॉक की अमाउंट 30,000 मिलने के बाद यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर होने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है। तो जब हम ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस भी चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए। तो क्या हम इस अमाउंट का या जो हमारे पास एवरेज स्टॉक आया है 30,000, इससे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ही क्यों कहा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आपको गिवन इंफॉर्मेशन में 50,000 ऑलरेडी गिवन है, मतलब दी हुई है। तो फिर कैलकुलेटिंग एरिया बस एक बचा हमारा जो है ओपनिंग स्टॉक। इसीलिए एवरेज स्टॉक के हिसाब से अब हमारा फाइनल ये होगा कि हम ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट कर पाए ताकि हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो शुरुआत है वो सही हो सके। तो इसीलिए आप कोशिश करते हैं कि एवरेज स्टॉक से या एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उस फॉर्मूला के आधार से क्या हम ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाता है, तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से हमारे पास हमारी जैसे कि हमने जो प्रोसीजर फॉलो की हुई है कि एक फॉर्मूला और उस फॉर्मूले में आने वाली 3 चीजों में से 2 आइटम्स हमें पता हो, तो इस फॉर्मूला में भी हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है। हमें एवरेज स्टॉक की अमाउंट कितनी है वो पता है जो है 30,000, ओपनिंग स्टॉक हमें पता नहीं और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट हमें दी हुई है एग्जांपल में 50,000 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि हम फिर ट्रांसफर जो करेंगे वो सही से हो और आप जो यहाँ पे नंबर में फिर माइनस या प्लस करने वाले हैं उसमें आपको दिक्कत ना जाए। इसीलिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 50,000। अब हमारे पास इजी वे में हमने इस फॉर्मूला को लिख लिया। कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 यहाँ पर प्लस 50,000 है। अगर इक्वल टू के इधर बाजू हम उसको लाएंगे मींस पक्षांतर करेंगे तो वो यहाँ पर माइनस 50,000 हो जाएगा और ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा और उसकी अमाउंट भी मिल जाएगी। सो ऐसा कैलकुलेशन करने के बाद हमें ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट मिली 10,000। मतलब यहाँ पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हमने सबसे पहले COGS और एवरेज स्टॉक कैलकुलेट किया और इसके बाद जो मेन कैलकुलेशन हमारे
चाहिए था वो है ओपनिंग स्टॉक, जो हमने कैलकुलेट किया 10,000। इसके बाद ये कैलकुलेशन करने के बाद जो लास्ट हिंट हमें गिवन है एग्जांपल में, जिसका आधार लेके हमें करंट असेट का कैलकुलेशन करना है। अब टोटल करंट असेट का कैलकुलेशन करने के बाद वहां पर और कैलकुलेटिंग एरिया 2 दिए हुए हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन में बताया है कि कैश और डेटर्स की अमाउंट दी हुई है और कैश और इन्वेंटरी करंट असेट में रहने वाली। तो सबसे पहले हम करंट असेट को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद उसको बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे। सो लास्ट हिंट हमारी है, यहाँ पर कैलकुलेशन होगा करंट असेट्स का। करंट असेट का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ हमें बताया है फिक्स असेट बाय करंट असेट, और इसका आंसर भी हमें दिया हुआ है। तो वही फॉर्मूला हम खुद से बनाएंगे, यहाँ पे फिक्स असेट डिवाइडेड बाय करंट असेट्स। फिक्स असेट बाय करंट असेट की हमें जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, फ्रैक्शन इसमें दिया हुआ है 5/7, और फिक्स असेट की वैल्यू हिंट नंबर 2 में आपको ऑलरेडी बताई हुई है, जो है 5 लाख। मींस हमारा कैलकुलेटिंग एरिया है जिसका कैलकुलेशन हमें करना है वो है करंट असेट। सो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे करंट असेट। अब फिर से ट्रांसफर करेंगे, जिसका कैलकुलेशन हमें करना है वो इस बाजू इक्वल साइन के ले लेंगे। तो करंट असेट्स इक्वल टू 5 लाख। अब फिर से प्रक्रिया, कल हमने यहाँ देखा था कि जब हम एक फ्रैक्शन वैल्यू को इक्वल साइन के दूसरे बाजू जब ले जाते हैं तो उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। सो 5/7 जब इक्वल के साइन के उधर साइड जाएंगे तो वो 7/5 बन जाएंगे। और अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें करंट असेट की वैल्यू मिलेगी 7 लाख रुपीज। ये हमारा फाइनल इस रेशो का कैलकुलेशन करने के बाद जो अननोन आइटम था करंट असेट, उसकी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन उसका कर लिया। अब उसके बाद करंट असेट में से हमें बताया हुआ है कि करंट असेट इस हेड में क्लोजिंग स्टॉक एक दिया हुआ है, मींस इन्वेंटरी एक आइटम है, डेटर्स एक आइटम है और कैश एक आइटम है। मींस टोटल करंट असेट में 3 आइटम्स है, जिसमें से 2 आइटम्स ऑलरेडी हमारे पास जिसकी अमाउंट है और टोटल ऑफ करंट असेट की भी अमाउंट है। तो जो टोटल ऑफ करंट असेट है उसमें से 2 आइटम्स की जब हम वैल्यू वहां पे ऐड करके उसका एडिशन अमाउंट इसमें से लेस कर लेंगे तो जो रिमेनिंग हमारे पास आइटम है उसकी वैल्यू हमें इजीली मिल जाएंगी। तो वही काम अब हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम इजी वे में फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद इजी वे में लिखने के बाद जिस आइटम का कैलकुलेशन करना है उसका कैलकुलेशन करने के लिए अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू नीड हम वहां पे फॉर्मूला खुद फाइंड आउट करेंगे या खुद वहां पे बनाएंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि करंट असेट में यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले करंट असेट में है क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद डेटर्स और कैश। अब ये तीनों का एडिशन या ये तीनों की यहाँ पे जो एडिंग वैल्यू है वो टोटल ऑफ करंट असेट है। तो टोटल ऑफ करंट असेट में से अब हमें यहाँ पे देखते हैं कि टोटल ऑफ करंट असेट की वैल्यू हमारे पास है, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट पता है, डेटर्स की अमाउंट पता है। सो अननोन थिंग क्या है तो वो है कैश। मींस हमारा कैलकुलेटिंग एरिया बन गया कैश का कैलकुलेशन करना। सो अब ये जो हमने यहाँ पे इजीएस्ट वे में फॉर्मूला खुद से बनाया कि करंट असेट में इन तीनों का अंतर्भाव होता है, तो अब इस फॉर्मूला को हम चेंज करेंगे हमारे जरूरत के अनुसार कि हमें क्या ढूंढना है। तो कैश वो हमने यहाँ लिख ली और अब हम यहाँ लिखेंगे करंट असेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डेटर्स। मींस यहाँ जो रेशो में अगर आप देख रहे होंगे तो रिवर्स रेशो में फॉर्मूला हमें खुद हमारे जरूरत के हिसाब से बनाना पड़ता है। जैसे हमने नॉर्मल रेशोज का कैलकुलेशन किया, वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ही हम यूज करते थे और उससे आंसर निकालते थे। बट रिवर्स रेशो में बहुत बार हमें ऐसा करना पड़ता है कि अपनी जरूरत क्या है उसके हिसाब से फॉर्मूला को तोड़ना मरोड़ना पड़ सकता है, जो कि हमने अभी अभी किया है। सो इसीलिए यहाँ पे करंट एसेट की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 7
50,000 और डेटर्स की वैल्यू आपको लास्ट जो हिंट दी हुई है या इंफॉर्मेशन बताई हुई है उसमें दी हुई है 6 लाख रुपीज। सो 7 लाख में से अगर हम 6,50,000 लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कैश की फाइनल अमाउंट हमें मिल गई 50,000। अब गिवन हिंट जो थी उन सबका यूज करके हमने यहाँ जो जो कैलकुलेशन हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए चाहिए था और बैलेंस शीट के लिए चाहिए था उसका कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब बस यहाँ यूज हमें उस कैलकुलेटिंग आइटम्स का करना है और फाइनल आंसर जो हमारा है उसको प्रिपेयर करना है। सो सबसे पहला हमारा फाइनल आंसर होगा कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करें। कैलकुलेशन करते वक्त हमें हर एक आइटम, जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो वहां कौन कौन से आइटम्स नॉर्मल वे में आते हैं, जैसे स्टार्टिंग ओपनिंग स्टॉक से होती है तो क्या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेस वहां होना चाहिए, तो क्या परचेस की अमाउंट हमारे पास है, ऐसा सोच के हमें यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो नॉर्मल आइटम्स हम यहाँ लिखते हैं वो हमारे पास नहीं है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, जो है वो लिखते जाएंगे और थोड़ी स्पेस वहां रखेंगे। अगर हो सकता है कि वो आइटम हम बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर ले और बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करने के बाद अगर हमने स्पेस नहीं छोड़ी तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हमें वहां पे पहले से ही थोड़ी स्पेस रखना है। तो सबसे पहले अभी हमने जो कैलकुलेशन किया ओपनिंग स्टॉक का वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक जो जिसकी अमाउंट थी 10,000। अब नॉर्मल वे में यहाँ परचेस आना चाहिए बट हमारे पास परचेस की अमाउंट नहीं है, इसीलिए अभी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे कि यहाँ पे कुछ न लिखते हुए दूसरी चीजें लिख ले, वहां थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे और वैसे भी अभी हमारा पूरा ये खत्म नहीं हुआ है तो जो आइटम्स है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे परचेसेस नहीं है तो चलते हैं क्रेडिट साइड पे। क्या हमारे पास यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए, तो इसका जवाब है हाँ, यहाँ पे हमारे पास सेल्स है 4 लाख रुपीज, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए तो वो भी हमारे पास है, मतलब क्रेडिट साइड को हम पूरा कर सकते हैं जो कि क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 50,000। अब इसके अलावा नॉर्मल इसमें हमें सोचना है कि क्या क्या यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ हमने सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। सो क्रेडिट साइड 4,50,000। अब क्रेडिट साइड 4,50,000 आ गई। इसके अलावा जो डेबिट साइड में आता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसके मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे मेन आंसर जो हमारा होता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो फाइनल आंसर भी हमारे पास है, तो यहाँ पे वो भी हम लिख लेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट जो है 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पर जो इधर की 4,50,000 क्रेडिट साइड की अमाउंट आई है इसमें से टोटल ऑफ डेबिट साइड जब लेस करेंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है। मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ एक ऐसा आइटम है जो अभी भी मिसिंग है जिसको हम नाम देंगे परचेस, और ये हमें कैसे मिला, बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि हमने जब बैलेंस करने की कोशिश की तो यहाँ हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जो नहीं दिया हुआ है जो होना चाहिए था, तो उसको हमने यहाँ कॉमन सेंस से नाम देना है परचेसेस, और जिसकी अमाउंट बनेगी 3,40,000। अब हमारे मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर टोटली दोनों साइड मैच हो रही है 4,50,000। अब ट्रेडिंग अकाउंट को हमने यहाँ पे सेटिस्फाइड कर दिया। इसके बाद इसी को कंटिन्यू करके, क्योंकि मैंने हेडिंग दिया है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, सो इसी में हम पीएल अकाउंट को भी बनाएंगे। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसी को हम यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पर भी जो नॉर्मल वे में पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होना चाहिए वो हमारे पास है। उसके बाद पीएल अकाउंट का अल्टीमेट आंसर जो है
करने के बाद फाइंड आउट कर लिए। सो वो हम यहाँ लिख सकते हैं टू नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है 80,000। अब अगर क्रेडिट साइड की हमारी टोटल 1 लाख है और उसमें से डेबिट साइड के जो आइटम्स होते हैं उसको लेस करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट मिलने वाला था 80,000। तो फिर से हम यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करके क्या आइटम्स हमने उसमें से लेस किए होंगे जो हमें नेट प्रॉफिट 80,000 मिला। सो उसका आंसर है हमने वहां से एक्सपेंसेस लेस किए होंगे, इसीलिए अब वहां पे एक्सपेंसेस कौन से है ये हम बाइफरकेट नहीं कर सकते। सो सीधा यहाँ लिखेंगे टू एक्सपेंसेस 20,000 और ये जो एक्सपेंसेस हमने लिखा ये भी बैलेंसिंग फिगर से यहाँ कैलकुलेट किया है। अब फिर से यहाँ पे 1 लाख दोनों साइड मैच होगी। ये जो हमारा फाइनल आंसर था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, उसमें से हमने पहला कैलकुलेशन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब सेकेंड कैलकुलेशन हमारा है बैलेंस शीट का। अब यहाँ पे जब बैलेंस शीट का कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे कि क्या यहाँ कोई आइटम ऐसा है जो हम बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो हमें हिंट बताई हुई है वो अगर पूरे तरीके से सेटिस्फाइड करती होगी हमारी बैलेंस शीट को दोनों साइड टैली करने के लिए, तो यहाँ हमें बैलेंसिंग फिगर से आइटम नहीं मिलेगा। इसलिए जो जो आइटम्स हमने कैलकुलेट किए हैं सबसे पहले उन्हें हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो लायबिलिटी साइड से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कैपिटल का कैलकुलेशन सबसे फर्स्ट नंबर पे किया था जिसका अमाउंट हमें मिला 4 लाख रुपीज, और टोटल अमाउंट जिसमें करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दोनों इंक्लूड है, ऐसी टोटल लायबिलिटीज का कैलकुलेशन भी हमने हिंट का आधार लेके किया था, जहां हमें लायबिलिटीज की अमाउंट मिली 8 लाख रुपीज। अब इसके अलावा लायबिलिटी साइड के लिए हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है, तो हम सीधा मूव करेंगे असेट साइड पे। असेट साइड में फिक्स असेट की जो फाइनल हमें यहाँ एक ब्लॉक बना के अमाउंट दी हुई है 5 लाख। यहाँ पे फिक्स असेट को बाइफरकेट नहीं किया हुआ है या कोई भी आइटम अलग अलग नहीं बताए हुए, बट वही अगर हम गौर करें करंट असेट की और, तो करंट असेट को 3 अलग अलग आइटम्स में बाइफरकेट किया हुआ है, तो वो हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा। और जैसे हमने कॉमन सेंस का यूज करके ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं ना कहीं स्पेस छोड़ रखी थी, वैसा यहाँ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिक्स असेट फाइनल अमाउंट है, तो सीधा करंट असेट लिखेंगे और इसकी 3 आइटम्स वहां पे लिखते चलेंगे। पहला आइटम है स्टॉक जिसकी अमाउंट है 50,000, और अब ये फाइनल करंट असेट की अमाउंट हमें 7 लाख रुपीज टोटल कॉलम में या फाइनल अमाउंट कॉलम में दिखानी है करके हमने ये जो इनकी तीनों आइटम्स की अमाउंट है ये हम इनर कॉलम में लिखेंगे। सो पहला स्टॉक का अमाउंट 50,000, उसके बाद डेटर्स का अमाउंट 6 लाख रुपीज और कैश का अमाउंट 50,000। इनका टोटल करेंगे तो बाहर आएगा 7 लाख रुपीज, और अगर हम दोनों साइड की ओर गौर करेंगे तो हमें यहाँ पे 12 लाख रुपीज दोनों बाजू मैच होती हुई दिख रही है, मतलब हमारी बैलेंस शीट में कोई भी आइटम बचा हुआ नहीं है। और जो 2 रिवर्स रेशो के एग्जांपल हमने इसके पहले सॉल्व किए थे उन एग्जांपल्स में हमें बैलेंस शीट का एक एम्प्टी प्रोफार्मा दिया हुआ था और वहां पे आइटम्स बताए हुए थे कि ये होना ही चाहिए, ऐसा यहाँ पे कोई भी बंधन नहीं है, इसीलिए हमारा ये जो भी कैलकुलेशन है वो सही है ऐसा हम कह सकते। सो स्टूडेंट्स, जब तक का मेरा नेक्स्ट वीडियो ना आए पढ़ते रहिए, घर में रहिए। थैंक यू।